हेलो स्टूडेंट्स, तो जो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। गुड। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आपने पढ़ा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का नहीं पढ़ा। इसके नाम से ही पता लगता है, इंटरनल मतलब आंतरिक, अंदर से। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो खुद सेल या बैटरी खुद ही ऑफर करता हो, मतलब खुद ही इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता हो, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। मीन्स इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड्स के बीच जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है। इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं, जैसा कि देखिए ये सेल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉरी इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्लियर है ना? पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स एनोड, नेगेटिव टर्मिनल मीन्स कैथोड। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। अब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में जो बाधा आती है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये बाधा आती कहाँ से, रेजिस्टेंस बनता कहाँ से है? ये रेजिस्टेंस जो हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दिया है। कोई जब हम सेल बनाते हैं, सेल प्रिपेयर्ड जो सेल हम बनाते हैं लैब में, केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में, तो उसमें लिक्विड डाल देते हैं। ये लिक्विड पड़ा हुआ है। इस लिक्विड में, इसी लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है कि इसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। जैसे ही हम इससे करंट को ड्रॉ करते हैं इस सेल से, ठीक है, जैसे ही हम इस सेल से हमने एक वायर लेके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, मतलब कोई सेल लगा दिया, कोई बल्ब लगा दिया, कोई इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्ट कर दिया, इससे देखिए हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफर किया, तो जाहिर सी बात यहाँ से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा इसके, और करंट कहाँ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल तरफ जाएगा। करंट पॉजिटिव टर्मिनल निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल तरफ पे पहुँचेगा, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, तो जो आयंस होंगे, उस आयंस की वजह से जो इसमें रेजिस्टेंस पैदा होगा इस इलेक्ट्रोलाइट में, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका कॉज क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का? जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका देखिए, इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव आयन है, जो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन होगा इलेक्ट्रोलाइट का, वो किस तरफ मूव करेगा? जो पॉजिटिव आयन होगा इलेक्ट्रोलाइट का, वो किधर मूव करेगा? नेगेटिव टर्मिनल से किधर मूव करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जो नेगेटिव आयन होगा वो किधर मूव करेगा? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और जो पॉजिटिव आयन होगा वो किधर मूव करेगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से देखते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा किधर ऑफर होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमारा डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से किस तरफ होगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? इस तरह से होगा। लेकिन जो पॉजिटिव आयंस है, जो नेगेटिव आयंस है, जो पॉजिटिव आयंस है, वो किधर मूव कर रहा है? जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है, जस्ट इसके कैसा मूव कर रहा है? अपोजिट मूव कर रहा है। तो मीन्स जो बैटरी का मैकेनिज्म होता है वो इसी तरह से होता है कि वो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर
जो हमारा ये बैटरी का कॉन्सेप्ट है, बैटरी मैकेनिज्म है, वो क्या हो जाता है, उस पर थोड़ा सा हावी हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वजह से किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन जो आयन का मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर मूव करता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, या नेगेटिव आयंस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और पॉजिटिव आयन जस्ट इसके अपोजिट मूव कर रहा है। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड बैटरी मैकेनिज्म। ये बैटरी मैकेनिज्म की एक ऐसी व्यवस्था कह ले, या किसी सेल की ऐसी व्यवस्था कहें कि उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या होता है कि इस व्यवस्था पे, इस पे हावी नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जिस तरह से जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है उस पर वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पाता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी हमारा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन सेल में तो, या बैटरी में तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड बैटरी मैकेनिज्म। इस तरह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो क्या होता है, इन केस ऑफ बैटरी या सेल, ये क्या होता है, थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वीक पड़ जाता है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से इस तरह से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, मूव करता हुआ इधर आएगा। ठीक है, अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। भाई सेल में हीट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। क्लियर, तो दोनों चीज़ें इसी डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये किसकी वजह से होता है, बैटरी मैकेनिज्म की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, बैटरी मैकेनिज्म की वजह से ऐसा हो रहा है। तो नेगेटिव आयंस हमारा इधर मूव कर रहा है और पॉजिटिव आयंस इधर मूव कर रहा है। जब नेगेटिव आयंस इधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस इधर आ रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहा है। तो इसकी वजह से जो हमारा रजिस्ट जो हमारा पैदा होगा, फ्रिक्शन जो पैदा होगा, ठीक है, उसकी वजह से सेल क्या ऑफर करेगा, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम सेल के अंदर तो नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, छोटा सा बाहर की तरफ दिखाते हैं। ये हमारा सेल हो गया, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल और बैटरी। ठीक है, ये सिंबल हो गया सेल का, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। और इंटरनल रेजिस्टेंस इसके बिल्कुल हमने पास में बना दिया। अंदर तो हम नहीं दिखा सकते हैं ना, इसको होता अंदर ही है, लेकिन अंदर नहीं दिखा सकते। इसके पास में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया और इसको क्या कर दिया, एक हमने एज्यूम कर लिया है। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। क्लियर, दिस इज द सेल। अब देखिए डिपेंड किस पे करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा कंसंट्रेट होगा, मतलब जो लिक्विड हमने फिल किया है सेल में, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, उतना ही क्या करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्योंकि कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाते हैं तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, वो भी इंक्रीज होते हैं। जब वो इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा उनके बीच। जब ज़्यादा फ्रिक्शन उनके बीच पैदा होगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है,
नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर डिपेंड करता है कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर है या HCl है या कंसनट्रेट HCl है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड्स के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये वाला डिस्टेंस देखिए बढ़ाएंगे हम, ये डिस्टेंस जब हम इंक्रीज करेंगे ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के लिए या आयंस के लिए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। अब है देखिए फोर्थ, इट इज़ वेरीज इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के कॉमन एरिया के साथ साथ वेरीज होता है। इलेक्ट्रोड्स इमर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में जो हमने इलेक्ट्रोड्स इसमें इमर्स्ड किए हैं, डाले हैं, उनके कॉमन एरिया के अकॉर्डिंग ये वेरी होता है, ठीक है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। अब फोर्थ है, इट इज़ हो गया फोर्थ। फिफ्थ है देखिए, इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहने का मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्योंकि टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे हमारा क्या होता है, देखिए टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर देखिए जैसे ही हम डिक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ओके, अगर वाटर का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, वाटर हल्का हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया गया है। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, इसका ऐसा यूनिट जो है वो ओम रहेगा, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, करंट का अपोज कर रहा है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। तो बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल लेक्चर होगा उसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे, EMF के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और इनमें रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही आपका टॉपिक है, ओके। कहीं पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सअप करें और पूछें। थैंक यू।